आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, या फिर हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो हर बार आने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, चलो। पेपर का नाम है आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम, यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम आपके पेपर का नाम है। और ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के साथ साथ महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, उसके बाद किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड करो तो इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपकी भी पेपर का नाम ज्ञान और पाठ्यक्रम यानी आपके सिलेबस का पार्ट नॉलेज एंड करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, चलो। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यानी द परफेक्ट स्टडी और मेरी तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को देखने के बाद, या फिर जो बच्चे पहले से जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं सारी क्लास को आप पेपर फर्स्ट के देख लिए होंगे नॉलेज एंड कैरिकुलम, फिर इन क्वेश्चनों को आप देख रहे हैं। ठीक है, चलो। यदि अभी तक कोई भी क्लास आप नहीं देखे हो नॉलेज एंड कैरिकुलम का, तो जाके प्लेलिस्ट में द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट में जाओ और ज्ञान और पाठ्यक्रम यानी नॉलेज एंड कैरिकुलम के प्लेलिस्ट को ओपन करके सारी क्लास एक बार अच्छे से देख डालो। फिर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बताने जाऊँगा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल हवा की तरह लगने लगेंगे। ठीक है, चलो। अगर अभी तक क्वेश्चन नहीं देखो तो जैसे ये क्लास समाप्त करना, जाके सारी क्लास को 1 से 2 दिन में बिल्कुल कवर कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, जिनको 50 वर्षों में लिखना रहता है और एक के 2 नंबर रहते हैं, एक क्वेश्चन के 2 नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूचना को परिभाषित करो, डिफाइन इंफॉर्मेशन। देखो, कई जो आपके मेरे भाई शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, वो ज्ञान और सूचना, देखो ध्यान समझिएगा, ज्ञान और सूचना को एक ही मानते हैं। वो कहते हैं भैया नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एक ही होती है, लेकिन कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं नहीं, नॉलेज अलग होता है, सूचना अलग होती है। देखो, अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें ना सभी डिफिनेशन का, तो कह सकते हैं कि देखो भैया, ये है आपका बड़ा सर्कल, ये है छोटा सर्कल। तो छोटे सर्कल को आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और बड़े सर्कल में आप किसको रख सकते हो, तो नॉलेज को। जो नॉलेज का दायरा होता है ना, वो व्यापक होता है। जो सूचना का दायरा होता है वो मेरे भाई एक तरीके से संकीर्ण होता है, एक तरीके से मेरे भाई लिमिटेड होता है, ये कह सकते हैं। तो जो आपका सूचना है वो ज्ञान के अंतर्गत ही आ जाएगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं ज्ञान का जो निर्माण होता है वो सूचना के आधार पर ही होता है, और दोनों की उत्पत्ति किस पे होती है, तो मूल आंकड़ों से। यानी कि कोई ना कोई आपको मेरे भाई आंकड़े मिलेंगे, उसी के हिसाब से सूचना का भी, उसी के हिसाब से ज्ञान का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। और देखो, जितने भी बच्चे बैठे हो, पेपर पेन कॉपी लेके बैठिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिख लो, जिसका नाम है मेरे भाई, जिसे सूचना को परिभाषित करो तो डिफाइन नॉलेज, यानी ज्ञान को परिभाषित करो। इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे ऐड कर लेना अपने से। ठीक है, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से, मेरी क्लास जाके देखिएगा, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देके समझाने का प्रयास किया हूं और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेट करते हुए, सिमिलरिटी बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, यानी ज्ञान और सूचना में क्या समानताएं हैं। उसी के बाद यहाँ पे अंतर भी लगा लेना अगले क्वेश्चन में, कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। कहते हैं ना, अभी ऊपर मैं बताया था कि भैया कई मनोवैज्ञानिक, कई शिक्षाविद आपके ये मानते हैं कि ज्ञान और सूचना बिल्कुल एक ही है, तो इनमें क्या समानता है, क्या अंतर है। इन क्वेश्चन को भी आप लोग मेरी क्लास को देख के अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्लास को जरूर देखेंगे इस क्लास के बाद। ठीक है, चलो। उसके बाद सिलेबस और कैरिकुलम दोनों अलग अलग है, 50 वर्डों में, ये मैं अपने से ऐड किया हूँ कैरिकुलम को। ठीक है, तो क्या होगा ना, पहले तो आप ये जान जाना कि भैया आपका सिलेबस क्या होता है। उसके बाद ये जान जाना कैरिकुलम पाठ्यक्रम क्या होता है। सिलेबस का दायरा छोटा और पाठ्यक्रम का दायरा बड़ा होता है, यानी जो आपका मेरे भाई पाठ्यचर्या, जो सिलेबस है, वो एक तरीके से पाठ्यक्रम का एक पार्ट है। पाठ्यक्रम जो आपका कैरिकुलम है, उसको एक तरीके से कंप्लीट करने के लिए मेरे भाई पाठ्यचर्या की आवश्यकता पड़ती है, सिलेबस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जो आपका कैरिकुलम है वो शिक्षण के नियोजन। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत परेशान होते हैं, नियोजन सर क्या होता है। नियोजन को प्लानिंग कहते हैं। क्लास में पढ़ाने से पहले क्या क्या नियोजन करते हो, क्या क्या प्लानिंग करते हो, वही शिक्षण नियोजन है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ाने के बाद क्या क्या मूल्यांकन वगैरह करोगे, तो वो शिक्षण के नियोजन में आएंगे वो सब। ठीक है, तो जितने भी शिक्षण के कार्य होते हैं, पढ़ाने से लेके मैनेजमेंट तक, वो सब कैरिकुलम में आधारित होते हैं। यानी एक 4 दीवारी एक विद्यालय है, यानी एक विद्यालय के अंदर जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो मेरे भाई पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम उसे मैनेज कर सकते हैं, कह सकते हैं। और जो आपका पाठ्यचर्या होता है, किसी विषय वस्तु का एक पार्ट होता है, एक मेरे भाई अंग होता है। इन क्वेश्चनों को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना 50 वर्डों में। ये अलग अलग भी पूछता है कि पाठ्यचर्या को डिफाइन करो, कैरिकुलम को डिफाइन करो, उसके बाद पाठ्यक्रम को डिफाइन करो, तो अलग अलग पूछता है, इनको तैयार करिए लीजिएगा। ठीक है, आइए अब अगला प्यारा प्यारा प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा सा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता की क्या विशेषता होती। भैया अगर इसे नहीं समझोगे तो कंफ्यूजन बनी रहेगी। देखो, सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अधिगमकर्ता की विशेषताएं लिखो,
तो ये कहने का मतलब है हम पेपर कौन सा पढ़ रहे हैं, तो कहोगे सर जी नॉलेज एंड कैरिकुलम। तो भैया एक अधिगमकर्ता की एक, जब आप करिकुलम का डिजाइन कर रहे हो, जब करिकुलम का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो एक अधिगम की जो विशेषताएं है ना उसको अपने दिमाग में बना के रखो कि निम्न स्तर पर यानी निम्न प्राथमिक स्तर पर उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। उसके बाद जो आप मध्य प्राथमिक स्तर पर जाते हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते हो, फिर उसके बाद जो कि मेरे भाई आप माध्यमिक स्तर पर जाते हो, तो उनमें क्या क्या एक अधिगमकर्ता की विशेषताएं होती हैं, कब उसमें एक्टिव रहते हैं, कब उसमें तूफान और मेरे भाई की कब चंचलता का समय रहता है, तो उनके हिसाब से कैरिकुलम डिजाइन करो। कब उनको ज्यादा एक तरीके से दिखा के यानी प्रदर्शन करके सिखाओगे, तो ये अधिगमकर्ता की एक विशेषता होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर स्टेज में अलग अलग। तो उन हिसाब से कैरिकुलम का डिजाइन करो ताकि बच्चे सुगमता से और आसानी से सीख जाएं, और ये इसका पर्पज होना चाहिए। इसके अंतर्गत ये सारी पॉइंटें आप लोग लिख सकते हो कि कैरिकुलम को डिजाइन करते समय हमें कौन कौन सी बातें एक लर्नर, एक अधिगमकर्ता के रूप में सोचनी चाहिए, अपने दिमाग में रखनी चाहिए, तब जाके कैरिकुलम का डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार करिए लीजिएगा। उसके बाद देखो मल्टी कल्चर डिटर्मिनेट्स ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम के बहुसांस्कृतिक निर्धारक तत्व। जब आप कैरिकुलम का डिजाइन कर रहे हो तो मेरे भाई वो मल्टी कल्चरल को भी दिमाग में बना के रखो कि जितने भी बालक आ रहे हैं वो तरह तरह की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं ना, तो उनको ध्यान में रखते हुए मेरे भाई आप कैरिकुलम का डिजाइन करो। और ये अपना जो भी ये बहुसांस्कृतिक निर्धारक तत्व है ये किस तरीके से पाठ्यक्रम को एक प्रभावी बनाते हैं, कि उनको कैसे तरीके से अपना प्रभाव उनमें छोड़ते हैं, इस पॉइंट को इसमें जरूर मेंशन करिएगा। और ये फिफ्थ पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई फिफ्थ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने नोट पॉइंट में करके अच्छे से मेरे भाई पढ़िएगा। ठीक है, चलो टीचर्स रोल इन कैरिकुलम ट्रांजेक्शन। देखो पाठ्यक्रम विनिमय में शिक्षक की भूमिका साफ साफ पूछ रहा है मेरे भाई। जो टीचर्स रोल यानी जो एक अध्यापक होता है वो कैरिकुलम में उसका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखो इसके पहले जब मैं ये क्लास पढ़ा था पाठ्यक्रम नॉलेज एंड कैरिकुलम, तो उसमें जब हम लोग ये पढ़े थे टीचर्स रोल इन कैरिकुलम, तो मैं आपको एक बात बताया था कि जो असली मेरे भाई कैरिकुलम को जो असली निर्धारक होता है, असली उसको एक तरीके से डेवलपमेंट करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, वो एक टीचर ही होता है। असल में कैरिकुलम किसके लिए बनाया गया, तो कहोगे सर स्टूडेंट के लिए। तो इसको स्टूडेंट के लिए बनाएगा कौन, तो आपका अध्यापक। देखो मुख्य रूप से क्लास में ही मेरे भाई एक तरीके से क्लास में जो क्रियाकलाप कौन करेगा, उनका जो मान लो आप कैरिकुलम का डिजाइन तो कर दिए, लेकिन उनको बच्चों के सामने प्रदर्शित कौन करेगा, तो अध्यापक। तो जब कैरिकुलम का डिजाइन कर रहे हो ना, तो अपने अध्यापक को, जो भी विभाग के अध्यापक, उनको ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहन करो। तो मेरे भाई जब एक टीचर होता है वो कैरिकुलम के डेवलपमेंट में, उसके विनिमय में उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रोल होता है। उसको भी अपने क्वेश्चन में आप लोग अपने लैंग्वेज में बना के बिल्कुल उसको तोड़ के लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कि क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं कैरिकुलम को डिजाइन में। बस एक की पॉइंट याद कर लेना कि जो कैरिकुलम होता है उसको क्लास में बच्चों के सामने प्रदर्शित कौन करता है, तो अध्यापक। तो मुख्य रूप से कैरिकुलम में पार्टिसिपेट करने को किसे कहा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो मेन रोल होता है मेरे भाई कैरिकुलम के डेवलपमेंट में, तो एक अध्यापक का ही होता है। और अभी जो हमारी एनसीएफ 2005 हो गई, उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020, इसमें कैरिकुलम के डिजाइन में अध्यापक को ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को भी एक बार तैयार करिएगा। ये कह रहा है कि पाठ्यक्रम में जेंडर विभेद, इसको भैया बेसिक से मैं अपनी 4th या 5th क्लास में बताया था कि पाठ्यक्रम में जेंडर विभेद क्या होता है। एक तरीके से ये महिलाओं की बात कर रहा है कि हम कह सकते हैं ना कि अभी देखो जैसे अभी इतना देखो कहते हैं ना कि ये जेंडर विभेद इतना घर कर गया है कि जैसे देखो हम संस्कृत पढ़ते प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। एक तरह से मेरे भाई महिलाओं का कहीं हम एक तरीके से कहीं उल्लेख ही नहीं है, उनको कहीं हम आगे लेके आते ही नहीं। तो ये क्या है, एक तरीके से ये हमारी जेंडर विभेद को ही तो दर्शा रहा है। तो ये मेरे भाई कैरिकुलम में जेंडर विभेद क्या होते हैं, इन क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। इनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, कहने का मतलब 50 क्वेश्चन में भी इसको तैयार करना और 200 वर्ड में भी तैयार करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरे भाई जेंडर विभेद क्या होता है कैरिकुलम में। ठीक है, चलिए आइए संज्ञानात्मक पक्ष के उपघटक। कभी संज्ञानात्मक पूछ लेगा, कभी भावात्मक पूछ लेगा, कभी क्रियात्मक पूछ लेगा। और ये किसकी बात कर रहा था, अपने प्यारे बेंजामिन ब्लूम साहब का। और मेरे भाई बेंजामिन ब्लूम जी ने ही तो दिया था आपका वर्गीकरण, आपका टेक्सोनॉमी का मेरे भाई सिद्धांत, और ब्लूम के टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 3 डोमेन में बांट के बताया था कि आपका मेरे भाई होता है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। और उनके जितने भी मेरे भाई ये कंपोनेंट बताए थे, तो उनको भी आप लोग एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। मैं 3 बार ब्लूम के टेक्सोनॉमी को पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार द परफेक्ट थियरी के प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और सारी क्लास को एक बार देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जो बच्चे पहले से पढ़े हैं वो सब क्वेश्चन इनको बिल्कुल हवा की तरह लग रहे होंगे। उसके बाद मेरे भाई ये क्या है,
पर्यावरणवादी उपागम अप्रोच, इन्वायरमेंटल उपयोग अप्रोच क्या होते हैं। जब आप करिकुलम का डिजाइन कर रहे हो तो हम अप्रोच को पढ़ें, उपागम क्या होता है, ठीक है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा एक अप्रोच होता है, एक हमारा नजरिया, एक दृष्टिकोण होता है उस कार्य को करने के पीछे। तो पर्यावरणवादी उपागम क्या होते हैं, एक तरीके जब आप करिकुलम का डिजाइन कर रहे हो तो उसमें आप पर्यावरण को भी सम्मिलित करो, आप हमारे अर्थ, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बच्चों को जागरूक करो। ये मेरे भाई हमारा होता है पर्यावरणवादी उपागम। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से समझ के तैयार करेंगे। और अगर थोड़ा भी बहुत डाउट लगे क्वेश्चन को तैयार करने में तो मेरे भाई पिछली क्लास को जरूर देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, पाठ्यक्रम निर्माण की रूपरेखा, ये देखो अभी जब प्रैक्टिस सेट में कराया था, मतलब जब हम आपको की टेस्ट पेपर लिए थे उसमें दिए थे कि पाठ्यक्रम के निर्माण की रूपरेखा क्या हो सकती है, जब उसको हम मेरे भाई डिजाइन कर सकते हैं तो उसका रूपरेखा क्या होती है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, इसको भी मैं अपनी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद ये भी कह रहा है कि पाठ्यक्रम शोध में शिक्षक की भूमिका, पाठ्यक्रम शोध में कहे कि मेरे भाई, या फिर कहे कि जो टीचर का रोल क्या होता है कैरिकुलम के डेवलपमेंट में, बात एक ही है, दोनों को अपने लैंग्वेज में तोड़ के 50 वर्डों में लिखना है। और ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 वर्डों में भी तैयार कर लेना है, यानी जो मेरे भाई आपका सेक्शन बी वाला पोर्शन होता है उसको भी तैयार कर लेना कि टीचर की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या रोल होते हैं, उनको भी तैयार कर लेना। अब पार्ट सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई, जिसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर दोनों को कवर करेंगे एक साथ ही। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, सबको एक बार तैयार कर लेना इसी से रिलेट करते हुए, और क्वेश्चनों को भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कह दिया सूचना को परिभाषित करो, तो आप साथ साथ में ज्ञान को भी परिभाषित करो। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार करिए लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ज्ञान और सूचना में क्या समानताएं होती, इनको भी अच्छे से एक बार आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई जो आपके पाठ्यक्रम होते हैं, कोर पाठ्यक्रम हो गए, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम हो गए, उन सबको भी एक बार अच्छे से आप लोग तैयार जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट को आप लोग समझोगे। थोड़ा सा सेकंड पार्ट को समझ लीजिए। फर्स्ट ही है मेरे भाई, औपचारिक शिक्षण में ज्ञान के विकास की क्या प्रक्रिया है। देखो, एक हम लोग पढ़े थे औपचारिक, एक अनौपचारिक। तो औपचारिक क्या होता है, जो जिसमें एक लिमिटेशन हो, एक पाबंदी हो, 4 दीवारी के अंदर हम जो कोई ज्ञान अर्जित करें। और जो अनौपचारिक होता है वो अपने सोसाइटी से हम ज्ञान करते हैं। जो आपका औपचारिक है, जो आपका फॉर्मेलिटी शिक्षण है मेरे भाई, उसमें जो क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, तो ज्ञान का विकास, नॉलेज का फॉर्मेशन उसमें कैसे होता है आपका एक तरीके से फॉर्मल टीचिंग में, तो उसको भी यहाँ पे एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200 वर्डों में इसे तैयार कर लीजिएगा कि औपचारिक शिक्षण में ज्ञान के विकास की क्या क्या प्रक्रिया होती है। एक जो भी स्टूडेंट होता है, एक मेरे भाई अब एक निश्चित वे में सीखते हुए आगे बढ़ता है, ये हम इसके निष्कर्ष में कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, परेशान मत हो। जो बच्चे नोट्स लिए हैं या फिर नए लिए हैं सभी के लिए हेल्प हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई नोट्स की वजह से पढ़ ना पाए, ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों की विवेचना करो। कल ही ये क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट पेपर में दिया था, टेलीग्राम पे शेयर किया था, बहुत बच्चे बच्चियां लिख के भेजे भी थे, बहुत अच्छा भी लगा, और कॉपियां चेक करने में खुशी भी होती कि हाँ, जो आप पढ़ाए हो बच्चे वहाँ से जो चीज़ें उनके दिमाग में आप बनाना चाहते हो। देखो, मेरा पर्पज होता है ना, बिल्कुल मेरा पर्पज या फिर द परफेक्ट स्टडी पे कोई भी मेंबर आएगा उसका सिर्फ और सिर्फ मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यही पर्पज हो ना कि बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। अगर आप बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिए तो वो खुद के कुछ क्वेश्चन बना लेंगे ना, तो ये हमारा पर्पज होता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके, जितने भी तरीके होते हैं मेरे भाई, आपको ज्ञानेंद्रियां से आप तरह तरह के जितने भी तरीके होते हैं उनको एक बार अच्छे से इसमें मेंशन करिएगा। ये मेरे भाई के 200 वर्डों में और 500 वर्डों में दोनों में ये क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग समझोगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कितने इसके मेरे भाई वेरियस मेथड होते हैं। उसके बाद उसी से रिलेट करते हुए सेकंड क्वेश्चन सी, ज्ञान सृजन की प्रक्रिया के विषय में संक्षिप्त विवेचना करो। 200 वर्डों में पूछ रहा है, ब्रीफ डिस्कस ये पूछ रहा भैया कि नॉलेज क्रिएशन, यानी कि मेरे भाई जो आप ज्ञान का सृजन कर रहे हो तो उसमें ज्ञान सृजन की प्रक्रिया के विषय में संक्षिप्त विवेचना करो। जब आप नॉलेज का फॉर्मेशन कर रहे हो तो मेरे भाई कैसे उसका फॉर्मेशन होगा, उसका संक्षिप्त में यानी 200 वर्डों में उसका एक्सप्लेनिंग दो। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार करिए लीजिएगा, ठीक है। चलो, 200 वर्डों में अगला भी क्वेश्चन है, ज्ञान को परिभाषित करो, ज्ञान प्राप्ति के स्रोतों की व्याख्या करो। जो अभी जो पिछले क्वेश्चन के हम लोग बात किए थे उसी से रिलेट करते हुए ये भी है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो अब की बार भी एग्जाम देके मुस्कुराते हुए निकलोगे और द परफेक्ट स्टडी को तो पक्का थैंक यू बोलोगे। और भैया अगर ज्यादा मुस्कुरा दिए तो हिमांशु सर को भी थैंक यू तो बोलिए दोगे, ठीक है। चलो, ज्ञान निर्माण के भारतीय दृष्टिकोण की व्याख्या करो कि मेरे भाई जो आपके इंडियन फिलोसफर हैं वो ज्ञान के निर्माण में क्या सोचते हैं। वो कहते हैं ना, अभी इसका निष्कर्ष बता दूं, जो इंडियन फिलोसफर हैं वो कहते हैं, जो भारतीय दार्शनिक वो कहते हैं ज्ञान हमें हमारी अंतर आत्मा से प्राप्त होती है। एक तरीके से वो अध्यात्म की बात करते हैं जो हमारे मेरे भाई इंडियन फिलोसफर हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण में ज्ञान की व्याख्या करो, इसका भी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
अगला है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। जो आपका मेरे भाई की सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट है वो आपके कैरिकुलम को किस तरीके से, कैरिकुलम के डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करता है, कैसे अफेक्ट करता है, इस क्वेश्चन को भी वेरी वेरी तरीके से तैयार कर लेना। क्योंकि देखो हमारा कैरिकुलम, अभी इस क्वेश्चन को हटाओ यार, पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। इसके पहले भी जब मैं इसको पढ़ाया हूँ तो ये चीज़ें बता चुका हूँ, एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। हमारे शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो कहोगे सर जी शिक्षा का उद्देश्य होता है समाज में चल रही रीति रिवाजों, सही रीति रिवाजों का पालन करते हुए अपने सही व्यक्तित्व का मेरे भाई हम निर्वहन कर सकें, सही व्यक्तित्व का हम मेरे भाई जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तो ये सर जी शिक्षा का हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो जब भैया शिक्षा का ये मूल उद्देश्य है कि समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और एक तरीके सही रीति रिवाजों का जो मेरे भाई एक तरीके सही हो, उनका हम पालन करते हुए एक सभ्य पुरुष का मेरे भाई जीवन व्यतीत कर पाए। तो जो हमारा पाठ्यक्रम का डिजाइन करेंगे तो उसमें बताओ कि हमारा सामाजिक, हमारा सांस्कृतिक कल्चर उसमें समावेशित होंगे कि नहीं होंगे। कहोगे सर जी होंगे। तो बताओ जब हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक इसमें कि वो भी समावेशित होंगे तो वो पाठ्यक्रम को प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे। कहोगे सर जी करेंगे। तो बस वही इसमें एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को 500 वर्डों में तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इसी से अब देखो एक बात मैं और बता देता हूँ। अगर अब इसी से रिलेट करते हुए कोई थोड़ा सा क्वेश्चन का मेरे भाई अर्थ अलग कर दिया, क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग कर दिया, तो उसको अपने लैंग्वेज में बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछा, बस उसी से रिलेट करते हुए जरूर पूछेगा। एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलो और देखो फोर्थ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, शिक्षक की शिक्षण अनुभव किस प्रकार पाठ्यक्रम विकास में लाभप्रद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि एक अध्यापक ही होता है मेरे भाई जो क्लास की प्रॉब्लम को समझता है कि बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, बच्चे कहाँ पे फंस सकते हैं, उनको कैसे हम सिखाएं। तो जब आपका कैरिकुलम का डिजाइन करते हैं तो उसमें जो अध्यापक हो जाते हैं उनका मेन रोल हो जाता है मेरे भाई। तो एक तरीके से उनका जो विकास में उनका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इस क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिखेगा। इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ऊपर डिस्कस भी कर चुका हूँ। ये 500 वर्डों में तैयार कर लीजिएगा इसको भी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन को समझो। पाठ्यक्रम निर्माण में मूल्य संबंधी विचारों की व्याख्या करो मेरे भाई। जो आपके वैल्यूज हैं वो कैरिकुलम के डिजाइन में अपना क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं उसको इसमें तैयार करना है। और मूल्य क्या होते हैं, वैल्यू क्या होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे भाई किसी समाज, किसी सोसाइटी के प्रति अनुक्रिया करना, जो भी पहले से चल रहे रीति रिवाजों का सभ्य तरीके से उनका पालन करना ही मेरे भाई मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती हैं। और दूसरे पर्सपेक्ट में कहें कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी मेरे भाई विषय वस्तु होती है, सबका अपना अपना मूल्य होता है। तो उसी के हिसाब से मेरे भाई रिएक्शन देना, एक रिस्पॉन्स करना ही कह सकते हैं कि हम मेरे भाई मूल्य के अंतर्गत विचार और मूल्य संबंधी विचार रख सकते हैं हम। तो पाठ्यक्रम निर्माण में जो भी जिस भी विषय वस्तु का आप कैरिकुलम डिजाइन कर रहे हो उस हिसाब से मेरे भाई मूल्य संबंधी विचारों का आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को, पाठ्यक्रम के निर्माण में दार्शनिक निर्धारणों के विषय में विस्तार से लिखिए। देखो जो मेरे भाई दार्शनिक निर्धारक है ना, ये क्या कहते हैं कि पहली बात तो इनका एक तो ये बच्चे के स्वयं सीखने पर जोर देते हैं, उनकी रुचियों, उनकी जो भी प्रतिभाएं योग्यताएं होती हैं उनके हिसाब से सीखने पर रुचि देते हैं। और एक जो इनका मेरे भाई धड़ होता है, एक इनका अलग क्षेत्र होता है, वो ये कहते हैं कि जो मेरे भाई पाठ्यक्रम होता है ना वो हम एक तरीके से अध्यात्म से रिलेट करते हुए बनाएं और दोनों के मिक्स रूप करते हुए आप अपने एग्जाम में लिखेगा कि मेरे भाई जो आपके मेरे भाई दार्शनिक निर्धारक हैं ये सब यही कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो होता है वो बच्चों के एक तरीके से बच्चों के अनुसार, और बच्चों क्योंकि वो सीखना किसी बच्चों को ही, तो पाठ्यक्रम भी बच्चों के अनुसार ही होना चाहिए। एक तरीके से इसे भी समझते रहिएगा, मनोवैज्ञानिक रूप में इसे भी समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को समझो। पाठ्यक्रम विकास की संरचनावादी उपागम व्यवहारवादी उपागम से किस प्रकार अंतर है। मेरे भाई संरचनावादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम दोनों पे अलग अलग सेपरेट लेक्चर है या फिर एक लेक्चर में ही हम लोग कवर किए होंगे। दोनों क्लास इंपॉर्टेंट, तो प्रीवियस क्लास जाके देख लीजिएगा कि मेरे भाई संरचनावादी उपागम क्या होते हैं, व्यवहारवादी उपागम क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है और किससे एक दूसरे में समानताएं कैसी हैं, इन दोनों को समझते रहिएगा। ठीक है, चलो इसके नाम से ही पता चला संरचनावादी उपागम। जब हम कैरिकुलम का डिजाइन करें तो इसमें बच्चों को कोई ना कोई स्किल सिखाएं, और व्यवहारवादी उपागम उनके व्यवहार को मेरे भाई ध्यान में रखते हुए हम कैरिकुलम का डिजाइन करें। जब हम कैरिकुलम को डिजाइन करें हमारा अप्रोच होना चाहिए उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए। तो दोनों में क्या समानताएं, क्या अंतर होती है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अभी हम लोग कल डिस्कस किए थे, आपको दिया भी था मैं लिखने के लिए, इसके पहले क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं कि पाठ्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होते हैं इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से जरूर 50 वर्डों में पूछ देता है कि लक्ष्य को परिभाषित करो, उद्देश्यों को परिभाषित करो। ठीक है, तो मेरे भाई इनको देखो
ध्यान समझिएगा, लक्ष्य एवं उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के विषय में सविस्तार लिखिए कि जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण करो तो उसमें लक्ष्य और उद्देश्य का क्या क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसमें इसको व्याख्या करना है। और इसके प्रीवियस ईयर क्लास में मैं इसको बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया हूँ, प्रीवियस क्लासेज में इसको अच्छे से डिस्कस किया हूँ कि मेरे भाई क्या लक्ष्य होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, पाठ्यक्रम इनका रोल क्या होता है। तो उन सब क्लास को एक बार जाके अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलो 9th नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पाठ्यक्रम विनिमय अंतरण में शिक्षक की भूमिका, एक तरीके से मेरे भाई टीचर्स का रोल पूछ रहा है, कैरिकुलम ट्रांजैक्शन या फिर कैरिकुलम मेरे भाई डेवलपमेंट में टीचर का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 10th नंबर के क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम के विकास में अभिक्षमता आधारित उपागम, देखो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, जो आपका अभिक्षमता है वो पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित करता है, या फिर जब आप करिकुलम डिजाइन कर रहे हो तो एक तरीके से मेरे भाई की बालकों की अभिक्षमता को ध्यान में रखते हुए करिकुलम का डिजाइन करो, ठीक है। ये तरह तरह के जो उनके अप्रोच में आपको बताया था ना, अभिक्षमता हो गए, ये उन अप्रोच में ये क्लास वाली में ये सब क्वेश्चन कवर है, वहां से जाके पढ़िएगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है। चलो एक बार 11th क्वेश्चन को भी समझ लो। पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागम कौन से हैं, मेरे भाई जितने भी उपागम हैं उनको एक बार लिखेगा, उनके पहले नाम लिखेगा, उसके बाद नाम लिखने के बाद जो मेरे भाई कम से कम 2-3 लाइन में सबको एक तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और ये 500 वर्डों का क्वेश्चन है। उसके बाद छात्र केंद्रित उपागम को विस्तार से व्याख्या कीजिए। छात्र केंद्रित उपागम होगा, विषय केंद्रित उपागम हो गया, मेरे भाई कोर पाठ्यक्रम हो गए, इन सबको तैयार कर जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं जितने क्वेश्चन बताए हैं सबको एक बार आप लोग अच्छे से तैयार करोगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा सा अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए, व्यवहारवादी पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए। जो मेरे भाई एक बालक के अंदर आप अगर उसके व्यवहार को डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको पाठ्यक्रम में क्या क्या आपको कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से करिकुलम का डिजाइन करना चाहिए, ये सब 200 वर्डों में क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। चलो 13 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण हेतु ज्ञान के चयन के क्या मानक होते हैं, उनकी व्याख्या करो। देखो जो प्राथमिक स्तर का बालक होता है एक तरीके से मेरे भाई वो जितने भी चीज़ें सिखाओ उसको दिखा के सिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यान कम करने का प्रयास करो, उसको प्रयोग करके ज़्यादा सिखाओ, खुद उसे करने का मौका दो मेरे भाई। खेल वेल विधि का, किंडरगार्टन वगैरह विधि का, मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग ज़्यादा करो इसमें, उस तरीके से बालक ज़्यादा सीख जाएंगे। और इसी प्रकार से मेरे भाई कैरिकुलम का आप डिजाइन करो, ज्ञान के चयन भी इसी तरीके से करो कि बालक स्वयं खुद से कोई क्रिया करते हुए सीखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी रुचि भी दिखाएंगे उस मेरे भाई विषय वस्तु में और ज़्यादा से ज़्यादा सीख भी जाएंगे। ये 13 क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ उनको तैयार कर लीजिएगा। और मेरे भाई कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप लोग द परफेक्ट टीचर का 99 रुपये में चारों पेपर के नोट्स, यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में देना चाहते हो तब भी ठीक है, हिंदी में देना चाहते हो तब भी, दोनों लैंग्वेज में नोट्स अवेलेबल हैं। 99 रुपये में चारों पेपर के नोट्स है, तो आप द परफेक्ट टीचर के इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो नोट्स लेने के लिए सब पे संपर्क कर लीजिएगा। जितने भी आपके पैडागोजी वाले सेक्शन है उनके भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए। और मेरे भाई यदि अभी तक आप द परफेक्ट टीचर के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ भी सकते हैं। यदि हमसे आप पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो इस आईडी से जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप अभी तक द परफेक्ट टीचर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई अभी सीटेट वगैरह की क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूँ उनको एक बार अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसी से रिलेट करते हुए 2-3 क्वेश्चन अपने हिसाब से भी बना के एक बार तैयार कर लीजिएगा। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इनमें आपको 100% देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। और मेरे भाई जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप तैयार किए थे, इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, चाहे मेरे नोट्स के माध्यम से, चाहे जिस भी आपको, चाहे मेरी क्लासेस के माध्यम से, जो भी आपको संसाधन अवेलेबल है आपके पास, सबको जितने भी क्वेश्चन बताएं सबको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी को भी एंड ICT को भी कवर करेंगे, उन क्वेश्चनों को भी। तब तक थोड़ा सा वेट कर लो। और हाँ मेरे भाई मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो। हाँ इन क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो इन क्वेश्चनों को लिख के मेरे भाई कॉपी जरूर टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, और मैं कॉपी चेक करने का भी प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। और हाँ एक बार और कहना चाहूँगा, इन क्वेश्चनों को तैयार जरूर कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए ठीक है।